हाय एवरीवन। जीएसटी एक्ट में अगर एक टैक्स पेयर के अगेंस्ट कोई डिमांड ऑर्डर पास हो जाता है तो ऐसे केस के अंदर स्टैट्यूटरीली उसके पास प्राइमरली दो रेमेडीज अवेलेबल होती है। पहली रेमेडी उसके पास अवेलेबल होती है कि वो अपील के अंदर जा सकता है उस ऑर्डर के अगेंस्ट, या दूसरी रेमेडी उसके पास जो अवेलेबल होती है वो रेक्टिफिकेशन अंडर सेक्शन 161 की रेमेडी अवेलेबल होती है। बहुत सारे टैक्स पेयर्स जनरली अपील में जाने से पहले चाहते हैं कि एक बार वो जो रेक्टिफिकेशन वाला रूट है उसे वो ट्राई करना चाहते हैं कि अगर रेक्टिफिकेशन में ही अगर रिलीफ मिल जाता है तो उन्हें आगे अपील के अंदर जाने की रिक्वायरमेंट ही नहीं बचेगी। लेकिन ये जो रेक्टिफिकेशन वाला रूट है इसे एक्सरसाइज करते वक्त जो टैक्स पेयर्स है उनके दिमाग में एक सवाल रहता है, एक डर हमेशा रहता है कि अगर इधर मैं रेक्टिफिकेशन के अंदर जाता हूं और मान लीजिए रेक्टिफिकेशन का पॉजिटिव रिजल्ट मुझे नहीं मिलता, रेक्टिफिकेशन का जो एप्लीकेशन है वो रिजेक्ट कर दी जाती है प्रॉपर ऑफिसर के द्वारा, और बाय द टाइम उतने टाइम में अगर जो अपील फाइल करने का टाइम है मान लीजिए 3 महीने या प्लस 1 महीना कंडोनेशन का, अगर वो भी निकल जाता है तो क्या मेरा अपील फाइल करने का भी टाइम निकल गया? तो इधर तो मेरे को रेक्टिफिकेशन में कोई रिलीफ नहीं मिला और उधर अपील भी अब मैं फाइल नहीं कर पाऊंगा, तो मैं दोनों तरफ से प्रॉब्लम के अंदर आ गया। तो इसी चीज का सॉल्यूशन एक जो जजमेंट आया है ऑनरेबल मद्रास हाई कोर्ट की तरफ से रिसेंटली, उसके अंदर आपको यहां पे मिलेगा। तो इस जजमेंट को समझने के लिए हम डायरेक्टली हमारी स्क्रीन के ऊपर चलते हैं। तो ये जजमेंट जैसा कि आप लोग देख पा रहे हैं ऑनरेबल मद्रास हाई कोर्ट की तरफ से आया है इन केस ऑफ श्री रामाजयम इंजीनियरिंग इंडस्ट्रीज के केस के अंदर। तो इस जजमेंट के अंदर क्या बात कही है ऑनरेबल कोर्ट ने, क्या बात यहाँ पे निकल के सामने आई है, अब उसे समझते हैं। तो इस केस में बेसिकली क्या हुआ, एक डिमांड ऑर्डर पास हुआ टैक्स पेयर के अगेंस्ट, और ये डिमांड ऑर्डर कब पास हुआ? 19/8/2024 को, 19 अगस्त 2024 को डिमांड ऑर्डर पास हुआ। तो इस ऑर्डर के अगेंस्ट जो टैक्स पेयर है वो सेक्शन 161 के अकॉर्डेंस के अंदर रेक्टिफिकेशन के अंदर गया। अब ये जो रेक्टिफिकेशन यहाँ पे फाइल किया गया उस एप्लीकेशन को भी यहाँ पे रिजेक्ट कर दिया गया प्रॉपर ऑफिसर के द्वारा। जो रेक्टिफिकेशन की एप्लीकेशन थी उसे यहाँ पे 22 नवंबर 2024 को 22/11/2024 को रिजेक्ट कर दिया गया प्रॉपर ऑफिसर ने। तो अब आपको यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट चीज समझने की जरूरत है, वो ये कि अगर आपकी कोई रेक्टिफिकेशन एप्लीकेशन को रिजेक्ट कर दिया जाता है और एक ऑर्डर पास कर दिया जाता है कि आपकी रेक्टिफिकेशन एप्लीकेशन को रिजेक्ट किया जा रहा है, तो ऐसे केस के अंदर आप दो ऑर्डर्स के अगेंस्ट अपील फाइल कर सकते हो। दो ऑर्डर्स अब कौन से हो सकते हैं? एक तो जो आपका रेक्टिफिकेशन एप्लीकेशन रिजेक्शन वाला जो ऑर्डर है वो आपका ऑर्डर हो सकता है, और एक आपका जो ओरिजिनल ऑर्डर था, जो आपका ओरिजिनल डिमांड ऑर्डर था, वो आपका यहाँ पे ऑर्डर यहाँ पे हो सकता है। तो इन दोनों ही केसेस के अंदर इन दोनों ही ऑर्डर्स के अगेंस्ट आप अपील फाइल कर सकते हो। जो आपका रेक्टिफिकेशन वाला ऑर्डर है, जो आपका रेक्टिफिकेशन रिजेक्शन वाला ऑर्डर है, वहां पे जो आप अपील फाइल कर रहे हो बेसिकली उसका मतलब ये होता है कि आपका रेक्टिफिकेशन किया जाना चाहिए था, लेकिन आपके जो प्रॉपर ऑफिसर उन्होंने वो रेक्टिफिकेशन नहीं किया। तो आपका रेक्टिफिकेशन हो या ना हो इस चीज को डिसाइड करने के लिए जो अपील फाइल होती है वो आपका रेक्टिफिकेशन ऑर्डर के अगेंस्ट, जो आपका रेक्टिफिकेशन रिजेक्शन ऑर्डर है उसके अगेंस्ट अगर आप अपील फाइल करते हैं तो उस केस के अंदर आपकी ये चीज डिसाइड होगी। और आपका जो ओरिजिनल ऑर्डर है उसके अगेंस्ट अगर आप अपील फाइल करते हैं तो उससे बेसिकली आपको जो ओरिजिनल आपकी डिमांड है उसको आप यहां पे सेट असाइड करने की बात कर रहे हैं कि जो डिमांड मेरे पे लगाई गई है वो एक्चुअल में वैलिड नहीं है। तो आपको सबसे पहले तो ये समझना होगा कि आपका रेक्टिफिकेशन अगर रिजेक्ट हो रहा है तो एग्जैक्टली आप अपील किस चीज के अगेंस्ट कर रहे हैं। तो अगर आप सिर्फ रेक्टिफिकेशन रिजेक्शन वाले ऑर्डर के अगेंस्ट ही सिर्फ अपील फाइल करना चाह रहे हैं, जिसका मतलब ये है कि जो आपकी एपीलेट अथॉरिटी है वो इस बात को डिसाइड करेगी कि क्या रेक्टिफिकेशन होना चाहिए था या नहीं होना चाहिए था, तो वहां पे तो कोई इश्यू नहीं है कि आपका रेक्टिफिकेशन रिजेक्शन ऑर्डर आया उससे आप 3 महीने के अंदर अपील फाइल कर दीजिए। लेकिन अगर आप जो आपका ओरिजिनल डिमांड ऑर्डर था जिसके अगेंस्ट आपने पहले रेक्टिफिकेशन की एप्लीकेशन फाइल की, अगर आप उसके अगेंस्ट अगर आप अपील फाइल करना चाह रहे हैं तो यहां पर सारा का सारा इशू बनता है कि उसे पास हुए तो हो सकता है कि रेक्टिफिकेशन जब तक आया, जब तक आपका रेक्टिफिकेशन एप्लीकेशन रिजेक्शन का ऑर्डर आया तब तक 3 महीने हो चुके हैं उसे पास हुए। तो अब क्या उसकी जो टाइम लिमिट है, जो आपका ओरिजिनल डिमांड ऑर्डर है उसके लिए 3 महीने आप कैसे कंप्यूट करेंगे, वो आप कैसे देखेंगे कि उसकी टाइम लिमिट क्या है अपील फाइल करने की अगर आप रेक्टिफिकेशन में चले जाते हैं। तो यही यहां पे सारा डिस्प्यूट है और उसे हम समझते हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले तो जो पेटिशनर की तरफ से लर्नेड काउंसिल वो समझाते हैं कि क्यों रेक्टिफिकेशन के लिए हमने अप्लाई किया और क्यों हमारा रेक्टिफिकेशन अलाउ होना चाहिए था। तो जो आपका रेक्टिफिकेशन रिजेक्शन वाला ऑर्डर है वो क्यों गलत है उसके बारे में यहाँ पे बात की जा रही है। इसके बाद जो गवर्नमेंट की तरफ से लर्नेड काउंसिल है उनकी तरफ से हमेशा ये आर्गुमेंट रहता है रिट के अंदर कि यहाँ पे जो उनके पास ऑल्टरनेट रेमेडी अवेलेबल है, पेटिशनर के पास एक ऑल्टरनेट रेमेडी है कि वो अपील के अंदर जा सकता है, तो वहां जाना चाहिए था। यहाँ पे वो रिट के अंदर क्यों आ रहा है? तो यहाँ पे रिट एंटरटेन नहीं की जानी चाहिए। तो उसी को काउंटर करते हुए 5th पैराग्राफ में यहाँ पे पेटिशनर की तरफ से जो काउंसिल है उन्होंने यहाँ पे एक्सप्लेन किया है कि क्यों यहाँ पे रिट एंटरटेन होनी चाहिए। तो यहाँ पे बताते हैं कि इस जंक्चर पे अगर हम जाते हैं, पेटिशनर अगर जाता है अपीलेट अथॉरिटी के पास अपील फाइल करने के लिए, तो जो अपीलेट अथॉरिटी क्या करेगी, वो इंसिस्ट करेगी कि जो कैलकुलेशन होनी चाहिए पीरियड ऑफ लिमिटेशन, कि आपकी अपील आपकी कब तक फाइल हो जानी चाहिए थी, उस पीरियड की जो कैलकुलेशन करेगी अपीलेट अथॉरिटी वो किस डेट से करेगी? वो उस डेट से करेगी जो आपकी ओरिजिनल असेसमेंट ऑर्डर है, मतलब जो आपका ओरिजिनल डिमांड ऑर्डर पास हुआ जिसके अगेंस्ट आप रेक्टिफिकेशन में भी गए, तो उसकी जो डेट है वहां से 3 महीने प्लस 1 महीने का कैलकुलेशन यहाँ पे
एपिलेट अथॉरिटी करेगी, और जिसकी वजह से क्या होगा यहाँ पे, वो आपका बियॉन्ड द पीरियड ऑफ लिमिटेशन हो जाएगा कि उसको तो 3 महीने से ज़्यादा हो ही गए, पूरा का पूरा टाइम रेक्टिफिकेशन के अंदर चला गया, तो उसको तो 3 महीने से ज़्यादा हो गए, तो हमारी एप्लीकेशन वैसे ही रिजेक्ट कर दी जाएगी। तो इस वजह से ये चीज़ सही नहीं है कि हमारे पास ऑल्टरनेट रेमेडी अवेलेबल है, तो इसकी वजह से आपका यहाँ पे जो अपील यहाँ पे है वो हम फाइल नहीं कर सकते और हमारी रिट एंटरटेन की जानी चाहिए। और जो लर्नेड काउंसिल ऑफ पेटिशनर है वो यहाँ पे बात कहते हैं कि जस्ट बिकॉज कि हमारी रेक्टिफिकेशन एप्लीकेशन को रिजेक्ट कर दिया गया, तो आप हमारा जो लिमिटेशन पीरियड का यहाँ पे कैलकुलेशन है वो आप शुरू नहीं कर सकते। जो ओरिजिनल ऑर्डर की डेट है, जो ओरिजिनल आपका डिमांड ऑर्डर आया उसकी डेट से आपकी कैलकुलेशन नहीं होनी चाहिए, वो बिगिन होनी चाहिए आपकी जो रेक्टिफिकेशन रिजेक्शन वाला ऑर्डर है उसकी डेट से। तो ये यहाँ पे इनका आर्ग्यूमेंट है कि जो आपके अपील का टाइम लिमिट है उसकी कैलकुलेशन आपके रेक्टिफिकेशन रिजेक्शन वाला जो ऑर्डर है वहां से आपकी कैलकुलेशन होनी चाहिए, ना कि ओरिजिनल डिमांड ऑर्डर से। तो यहाँ पे इस पूरी बात को सुनते हुए कोर्ट यहाँ पे अपना कंक्लूजन दे रही है कि यहाँ पे एग्जैक्टली होना क्या चाहिए। तो ये बताते हैं कि इन द प्रेजेंट केस क्या हुआ कि जो ओरिजिनल असेसमेंट जो हुआ वो आपका हुआ 19/8/2024 को। तो जो ओरिजिनल डिमांड ऑर्डर है वो आपका 19/8/2024 को आया और उसको आपका रेक्टिफिकेशन के लिए अप्लाई किया गया, और जो रेक्टिफिकेशन वाला ऑर्डर आया 22/11/2024 को आया, जो फैक्ट्स हमने ऊपर भी देखे। तो अब ऐसे केस में कोर्ट यहाँ पे कहती है कि जो आपका लिमिटेशन पीरियड है किसके लिए जो आप चैलेंज करेंगे अपील के अंदर, कौन से ऑर्डर को, जो आपका 19/8/2024 वाला ऑर्डर है। तो कोर्ट बोल रही है जो आपका ओरिजिनल डिमांड ऑर्डर था, ये यहाँ पे रेक्टिफिकेशन रिजेक्शन वाले ऑर्डर की बात कोर्ट नहीं कर रही, जो आपका ओरिजिनल डिमांड ऑर्डर था उसकी आपकी लिमिटेशन पीरियड की कैलकुलेशन कहां से शुरू होगी। जो आपका 19/8/2024 को जो ओरिजिनल डिमांड ऑर्डर आया था उसकी आपकी कैलकुलेशन कहां से शुरू होगी लिमिटेशन पीरियड की अपील फाइल करने के लिए, वो शेल स्टार्ट टिकिंग फ्रॉम द डेट, मतलब ये शुरू होगी कैलकुलेशन जिस दिन आपका रेक्टिफिकेशन रिजेक्शन का एप्लीकेशन यहां पे आई, मतलब 22/11/2024 को जब आपने रेक्टिफिकेशन एप्लीकेशन फाइल की, उसका जो रिजेक्शन ऑर्डर आया जो आपका 22/11/2024 को आया था, तो उस डेट से आपका जो ओरिजिनल ऑर्डर है 19/8/2024 उसके अपील का टाइम भी 22/11/2024 से ही शुरू किया जाएगा। और ये यहाँ पे लिखते हैं कि ये चीज़ क्लियर की जा रही है कि जब एसएससी अपील फाइल करेगा ओरिजिनल ऑर्डर के अगेंस्ट, जो ओरिजिनल डिमांड ऑर्डर आया था, जो अगस्त वाला डिमांड ऑर्डर था, तो उसकी कैलकुलेशन, लिमिटेशन की कैलकुलेशन करने के लिए वो आप कैलकुलेट करेंगे जिस दिन से जब आपका रेक्टिफिकेशन डिसमिस किया गया। तो जो आपकी रेक्टिफिकेशन एप्लीकेशन को यहाँ पे डिसमिस किया गया तब से ही आपकी ओरिजिनल ऑर्डर के अगेंस्ट अपील की भी यहाँ पे कैलकुलेशन की जाएगी। तो ये यहाँ पे एक बहुत वेलकम जजमेंट है ऑनरेबल मद्रास हाई कोर्ट की तरफ से, जिसकी वजह से अब टैक्स पेयर बेफिक्र होकर रेक्टिफिकेशन के अंदर जा पाएंगे। और अगर आपका भी ऐसा कोई केस है जहाँ पे आपकी अपील एडमिट नहीं की जा रही, मेयरली इस रीजन से कि आपने रेक्टिफिकेशन के अंदर चले गए और रेक्टिफिकेशन के अंदर जाने की वजह से आपका अपील फाइल करने का टाइम निकल गया, तो उसके अंदर आप इस केस को यूज कर सकते हैं और रिलीफ सीख कर सकते हैं। और आपको इस चीज को स्पेशली ध्यान रखना चाहिए कि अगर आप कोई आपका ओरिजिनल ऑर्डर है इसके अगेंस्ट अगर आप रेक्टिफिकेशन में चले गए और उसके बाद अगर आप अपील में जाना चाह रहे हैं जीएसटी एक्ट में, तो उसकी कैलकुलेशन इस ऑनरेबल हाई कोर्ट के जजमेंट के थ्रू जो आपका ओरिजिनल डिमांड ऑर्डर है वहीं से उसकी कैलकुलेशन ना होते हुए जो आपका रेक्टिफिकेशन रिजेक्ट किया गया उस डेट से आपके 3 महीने प्लस 1 महीने की कैलकुलेशन की जाएगी। तो इस जजमेंट का आप डेफिनेटली यूज कीजिए अपने केसेस के अंदर। तो फाइनली आई होप दिस वीडियो हेल्प्स एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग, स्टे ट्यून्ड।